लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, दो चीजें बताई थी। ठीक है, एक तो एवरेज करंट बताया था मैंने और एक बताया था आरएमएस करंट। दोनों का मोटिव सेम है। दोनों का मोटिव सेम है। दोनों को निकालने का पर्पस सेम है। लेकिन उसमें से एक एक्यूरेट होता है और एक क्या होता है, गलत होता है। एवरेज का देखिए, मैं आपको क्यों बता रहा था ये, क्योंकि भैया देखिए जो आपका एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी वैल्यू लगातार क्या होती है, टाइम के साथ चेंज होती रहती है। सामने वाले को बताना है, मैं बोलूंगा तेरे घर में कितनी सप्लाई आ रही है, तो क्या बताएगा? जिसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो क्या बताएगा? बता सकता है? नहीं बता सकते। जब जो लगातार चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू बताना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस चीज को, इस मुसीबत से निदान पाने के लिए हमने दो करंट की कैटेगरी बना दी, एसी करंट की। एक हो गया एवरेज करंट, दूसरा हो गया आरएमएस करंट। दोनों का मोटिव सेम होता है। ठीक है। अब जिसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि भैया एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज ही बताते हैं सामने वाले को, भैया इतना है। समझ गए? जैसे मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का वजन क्या अलग अलग है। अब अगर कोई बंदा पूछेगा कि आपके क्लास में कितने कितने वजन के बच्चे हैं, तो आप किसका बताओगे? राम का, श्याम का, घनश्याम का, या सुरेश का, या महेश का? तो आप क्या करोगे उस केस में? किसी का वजन नहीं बताओगे, क्या करोगे? सबका वजन लेकर के एवरेज निकाल लोगे। ऐसी करंट की वैल्यू अगर आपको एग्जैक्टली बतानी है तो आप नहीं बता सकते, तो आप क्या करते हो, करंट का एवरेज निकाल लेते हो। लेकिन जो एवरेज होता है ना, वो एक्चुअल में लेस एक्यूरेट होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उससे जो वैल्यू आती है वो लेस एक्यूरेट होती है। फिर हमने इससे ज्यादा एक्यूरेट चीज की तरफ पैर रखा, और वो था आपका आरएमएस। इसका भी बिल्कुल सेम पर्पस है। ये भी उसी लिए निकाला जाता है जिसलिए एवरेज निकाला जाता है, लेकिन ये कंप्लीट साइकिल में होता है, दूसरा आरएमएस होता है। तो आरएमएस इज मच मोर एक्यूरेट देन एवरेज। और ये काफी ज्यादा आपकी घर की सप्लाई से मिलता जुलता है। इसलिए जब भी आपको घर की सप्लाई की बात की जाएगी, या आपको कोई करंट दे रखा होगा, हाउस होल्ड सप्लाई दी जाएगी, तो समझ जाना कि भैया कौन सा दे रखा है, एवरेज या आरएमएस? आरएमएस दे रखा है। आरएमएस के एक नाम और है जिसको हम वर्चुअल करंट भी कहते हैं। एक और नाम है, इसको हम एब्सोल्यूट करंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के लगभग क्या होता है, बराबर आता है। समझिए, इसकी डेरिवेशन कैसे थी तो मैंने आपको बता दिया था, मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दे रहा हूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आरएमएस की, एवरेज की नहीं बता रहा। ठीक है, तो आरएमएस करंट की बात कर रहे थे, आरएमएस। आरएमएस में क्या था कि हम एसी करंट को लेते हैं और फुल साइकिल में देखते हैं। अब ये हर देखिए, अभी इस वक्त की बात कर रहा हूं तो इस वक्त टाइम टी हो रखा है, और करंट की वैल्यू कितनी है, आई। और आई इक्वल्स में क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप सबको पता है तो आई नॉट की वैल्यू थी नवाब अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है, और आई है आपका किसी भी इंस्टेंट का करंट, वो बदलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, मैंने कहा इस इंस्टेंट पर जो हीट निकलेगी, हीट डिसिपेटेड बाय द सर्किट, बाय द सर्किट एट टी। मैंने कहा कि सर्किट के द्वारा टी टाइम पर कितनी हीट निकाली जाएगी। ठीक है, तो भैया टी एक इंस्टेंट है, ठीक है। और इंस्टेंट की हीट क्या होती है? अच्छा आपको बता दूं, हम इंस्टेंट की ले रहे हैं। देखो तिवारी, देखिए इंस्टेंट, देखिए वेरिएबल चीजों के लिए हमेशा आप कैलकुलेशन इंस्टेंट से ही चालू करते हो। ठीक है, इंस्टेंट की बात करते हो तो इंस्टेंट के लिए वो करंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और कांस्टेंट में हीट का फॉर्मूला क्या होता है जतिन? हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। यहां पर जो टी है ना, आई जो है वो कांस्टेंट करंट है, लेकिन हम किसके थ्रू हीट निकाल रहे हैं, वेरिएबल करंट के थ्रू। इसलिए मैंने इंस्टेंट लिया क्योंकि उस इंस्टेंट के लिए करंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इंस्टेंट की हीट होती है डी एच, और उसकी वैल्यू होगी आई स्क्वायर आर इंटू में डी टी। ठीक है, अच्छा मैं एवरेज किसको बोलूंगा पहले इस समझाता हूं, उसके बाद कैलकुलेशन करूंगा, जब ज्यादा सही में समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक सर्किट लिया, सर्किट ये रहा सर्किट, सर्किट का रेजिस्टेंस क्या था, आर था। और इससे मैंने एसी सप्लाई की। एसी सप्लाई का सिंबल इस तरीके से होता है, उल्टा है, लेटा हुआ है। करंट डाला, और करंट के अंदर करंट कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का, आर है, और 4 टाइम कितने के लिए, 4 टाइम, यहां का टाइम क्या होता है 0, और यहां का टाइम क्या होता है टी, तो 4 टाइम टी के लिए मैंने डाला। और यहां से हीट निकली, ये हीट निकली, जो भी निकली टोटल हीट निकली उसको मैंने बोला एच ए सी। क्या बोला,
अब मैं सेम यही क्या करूंगा, इसी सर्किट के साथ इसी सर्किट में अब क्या डाल दूंगा, इसी सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, उसमें लगाऊंगा एक बैटरी। बैटरी कौन सा करंट देती है आपको, एसी या डीसी? बैटरी हमेशा एक जैसे ही करंट देती है, उसकी करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए कौन सा करंट देगी, डीसी। और 4 टाइम सेम टाइम है, 4T सेम टाइम के लिए। तो इसके थ्रू जो हीट निकलेगी वो क्या निकलेगी, एच डीसी। कुल हीट कितनी निकली। अब एक एक चीज सोचना कि यहां पर करंट जो है वो क्या है, सेम है। तो यहां पर जो हीट निकल रही है 0 से लेकर टी तक देखूंगा मैं, तो उस हीट की वैल्यू क्या होगी, हर टाइम पे क्या होगी, सेम ही रहेगी हर टाइम पे। ठीक है, ये कितनी लाइन खींच रखी है मैंने, 7 लाइन खींच रखी है। और मान लीजिए हर सेकंड में कितनी हीट निकल रही है, 10 जूल, 10 जूल, 10 जूल, 10 जूल, 10 जूल। ये एग्जाम्पल ले लो भैया, समझ जाना, 10 जूल और ये 10 जूल। कुल कितनी हीट निकली 0 से टी में, 70 जूल। कितनी हीट निकली। अब देखो, अब जब मैं इसकी हीट की बात करता हूं तो इसमें क्या होगी, 0 से टी के इंटरवल में पहले कम करंट, स्टार्टिंग में करंट क्या है, कम है। इसमें करंट हमेशा क्या होता है, ऐसा होता है, करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम रहती है। इसलिए हर टाइम पर हीट की वैल्यू क्या सेम है। लेकिन इसमें करंट स्टार्टिंग में क्या है भैया, कम है, तो हीट भी क्या निकलेगी, कम। फिर धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है तो हीट क्या निकलेगी, बढ़ती जाएगी। फिर और करंट, फिर करंट घटने लगा तो हीट क्या होगी, कम होने लगी। फिर करंट फिर बढ़ने लगा, देखो नीचे, लेकिन हीट हमेशा ऊपर ही बनाऊंगा मैं, क्योंकि हीट स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो फिर देखिए नीचे करंट बढ़ने लगा तो अब हीट भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगी, हीट क्या होगी, कम होने लगी। तो हम देख रहे हैं यहां पर जो इस एसी करंट के थ्रू हीट निकल रही है वो भी कितनी निकल रही है, वो भी वो बदलती निकल रही है। और डीसी में जो हीट निकल रही है वो हमेशा क्या निकल रही है, हर टाइम में सेम निकल रही है। अच्छा, यहां से यहां तक भी टोटल हीट, यहां पे टोटल हीट कितनी निकली, टोटल हीट डीसी के थ्रू कितनी हीट निकली, 70 जूल निकली। और यहां पर एसी के थ्रू कितनी हीट निकली, वो भी 70 जूल निकली, एसी के थ्रू 70 जूल। अब दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इसमें हीट निकलने का पैटर्न क्या है, चेंज हो रहा है लगातार, और इसमें हीट निकलने का पैटर्न क्या है, सेम। तो जब मैं देखिए यहां से यहां तक का टाइम क्या है, मान लीजिए यहां से यहां तक का टाइम ये 0 टाइम है, और यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, 7 सेकेंड। यहां पर क्या है, 0 टाइम है, और यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, 7 सेकेंड है। तो यहाँ पे पर सेकंड कितनी हीट निकल रही है, जो हीट निकल रही है पर सेकंड, हीट पर सेकंड यहाँ पे कितनी निकल रही है, हीट पर सेकंड कितनी निकल रही है, 70 डिवाइड बाय 7 यानी 10 जूल पर सेकंड। और यहाँ पे कितनी हीट निकल रही है, हीट पर सेकंड कितनी निकल रही है, 70 डिवाइड बाय 7 यानी 10 जूल पर सेकंड। लेकिन यहां पर जो हीट, मैं देख रहा हूं, ध्यान दीजिए भैया, यहां पर जो हीट निकल रही है उसका पैटर्न क्या है, चेंज हो रहा है। और यहां पर जो हीट निकल रही है वो पैटर्न क्या है भैया, सेम। तो लेकिन हमने जब एवरेज निकाला तो इसका भी क्या रहा है, 10 जूल पर सेकंड, और इसका भी क्या रहा है, 10 जूल पर सेकंड। और यहां से जो 10 जूल निकल रही है वो हर सेकंड निकल रही है, लेकिन यहां पर क्या निकल रही है, बदल बदल के निकल रही है, लेकिन उसका एवरेज क्या रहा है। तो मैं कहूंगा जो इसका एवरेज है वो किसके किससे मैच कर रहा है, इसके हर सेकंड की हीट से। समझिए, समझ गया। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि इसका जो एवरेज होगा, एवरेज मतलब आरएमएस, समझना, मैं एवरेज बोल रहा हूं, बाकी क्या निकाल रहा हूं मैं, आरएमएस, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू हो रही है। जब स्क्वायर करके हम एवरेज निकालते हैं तो उसे आरएमएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो यहां का जो एवरेज है वो किसके बराबर आ रहा है, यहां की। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यहां का जो एवरेज करंट होगा किसका, एसी का जो एवरेज होगा, या एसी का जो आरएमएस होगा, एवरेज बोल रहा हूं लेकिन आरएमएस समझ जाना, ठीक है, क्योंकि दोनों का पर्पस सेम है, वो किसके बराबर आएगा, डीसी के। जैसे हीट जो एसी की आ रही है एवरेज, हीट जो एसी की एवरेज आ रही है वो क्या आ रही है, डीसी की हर सेकंड की हीट के बराबर है। हर जो एसी एवरेज में दे रहा है वैल्यू, वही डीसी हर सेकंड में दे रहा है।
तो इसका मतलब एसी का एवरेज किसके बराबर है? डीसी की। एसी का आरएमएस किसके बराबर है? समझ गया? तो यही कहने का पर्पज, क्योंकि एवरेज वही काम, दोबारा मैं बोल रहा हूं, जो एवरेज में एवरेज वैल्यू करती है वही आरएमएस वैल्यू करती है। एवरेज निकालने के लिए आप टोटल टर्म को जोड़ देते हो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न कर देते हो, ये एवरेज हो गया। लेकिन आरएमएस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले उन टर्म का स्क्वायर करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर मीन निकालते हैं, और स्क्वायर कर रहा है तो हम उसको अंडर रूट भी कर देते हैं। निकाल तो हम एवरेज ही रहे ना, लेकिन ये एवरेज का अपग्रेडेड तरीका है। ठीक है, देखिए जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चार बच्चे हैं, चार बच्चों का बन गया, एक का 20 किलो है, एक का 30 किलो है, एक का 40 किलो है। एवरेज निकाले कैसे? सबका ऐड करके। लेकिन इसी का स्टैंडर्ड एवरेज जब निकाला जाएगा तो आरएमएस करके निकालूंगा। मैं क्या करूंगा? पहले सबके वेट का स्क्वायर करूंगा, फिर ऐड करूंगा, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न करूंगा, और फिर अंडर रूट भी कर दूंगा। अंडर रूट क्यों करो? क्योंकि मैंने स्क्वायर किया था उन टर्म्स का। निकाल तो एवरेज ही रहा हूं ना, यानी एवरेज और आरएमएस सेम है, लेकिन बस क्या है, आरएमएस से आपका रिजल्ट क्या आता है? ज्यादा एक्यूरेट आता है, और एवरेज से लेस एक्यूरेट आता है। ठीक है भैया? तो हम आरएमएस इस तरीके से निकाल लो। तो हमने जो आरएमएस निकाला, हम जो आरएमएस निकाल रहे हैं वो किसके बराबर है? डीसी के बराबर है। तो अब देखिए भैया, मैं आपको शॉर्ट जल्दी से इसकी डेरिवेशन करा देता हूं। ये एग्जांपल लिखे थे मैंने, एग्जांपल ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने हीट निकाली। क्या निकाली? हीट कितनी निकलेगी? ये क्या हुई? डी एच इक्वल्स टू में आई की वैल्यू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर इंटू में क्या हुआ? टी डी टी। ठीक है, टोटल हीट। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जब मैं इसको देखूंगा डी एच इक्वल्स टू में, तो क्या होगा? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, आर इंटू में डी टी। साइन का इंटीग्रेशन होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता, नहीं होता। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। अच्छा साइन का पूछो, सॉरी, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको? हम जानते हैं 1 माइनस कॉस कॉस 2 ओमेगा टी क्या होता है? ये क्या होता है भैया? 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला याद है? तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में क्या हो गया? 2। तो हमने साइन स्क्वायर किया, यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, तो चलो लिख दे रहे हैं। तो डी एच इक्वल्स में क्या हुआ? ये क्या हुआ? आई नॉट स्क्वायर, इसके यहाँ पे क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, और आर, और ये क्या हुआ? और इंटू में क्या हुआ? डी टी। ठीक है, हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। भाई ध्यान दीजिए, तो डी एच की वैल्यू क्या होगी? ये 2 को इसके नीचे ले गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2, और देखिए आर भी बाहर आएगा क्योंकि आर भी कांस्टेंट नहीं होता, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है, तभी हम ओम्स लॉ अप्लाई कर पाते हैं। ये ओम्स लॉ ही अप्लाई किया है। ये जो ये फॉर्मूला आप यूज करते हो ना, हीट इक्वल्स टू में आई स्क्वायर आर टी, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू में वी अपॉन में आई, पावर इक्वल्स टू में वी आई, ये सब क्या ओम्स लॉ ही है। सारे ओम्स लॉ जो ओम्स लॉ में करेगा उसी में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। तो यानी जो हमने एच इक्वल्स टू में आई स्क्वायर आर टी यूज किया ना, वो भी ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ जब भी अप्लाई होता है जब रेजिस्टेंस आपका वेरी नहीं करता, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट, और आर बाहर आ गया, अंदर होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब डी टी की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, डी टी की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, डी एच क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ये हो गया। ठीक है भैया, अब एक चीज देखिए, ये तो आ गया इंस्टेंट की हीट, मुझे निकालनी है यहां से यहां तक की टोटल हीट। टोटल हीट फ्रॉम 0 टू टी, 0 से टी के इंटरवल में आपकी जो कुल हीट आएगी वो क्या हुई? इसको इंटीग्रेट करो, ये क्या आएगा? हीट ड्यू टू एसी आई नॉट स्क्वायर आर, सॉरी ये क्या 2 है ना, ठीक है। ये क्या होगा? इसको इंटीग्रेट करो dt को, लिमिट रखोगे 0 से लेके, ठीक, इसको इंटीग्रेट करो 0 से डी, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 से डी के इंटरवल में कॉस हो चाहे साइन हो, सीधा आपको क्या लिख देना है? 0। ठीक है,
टोटल वैल्यू होती है साइन और कॉस की 0 से t के इंटरवल में 0, क्योंकि जितना साइन ऊपर जाता है उतना साइन क्या होता है, सारी वैल्यूज को जोड़ोगे जितना साइन ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यू देगा उतना ही क्या दे देगा, नीचे नेगेटिव वैल्यू, कुल वैल्यू क्या होगी 0। तो हीट ड्यू टू एसी कितनी आएगी, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कैपिटल टी। ये किसके थ्रू हीट निकली है, एसी, लेकिन इसका निकलने का हीट का पैटर्न क्या होगा, चेंज होता रहेगा, क्योंकि करंट क्या है भैया, बदल रहा है। अब हम निकाल रहे हैं हीट ड्यू टू डीसी, हीट ड्यू टू डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट से हीट क्या निकली, आपको पता है डायरेक्ट करंट की वैल्यू सेम रहती है, और सेम वैल्यू के लिए आप सीधा फॉर्म लगाओगे, आई डी सी स्क्वायर आर इंटू में टाइम कितना है, कैपिटल टी। ये फॉर्म लगा सकते हो, आपको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर जगह हर टाइम पे सेम आएगा आपका। तो ये इफ मैंने कह दिया अगर दोनों हीट सेम है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर कितनी हीट निकली थी, यहां पर भी कितनी निकली थी, तभी इसका जो एवरेज आया था वो इसके बराबर आया था, है ना। तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए दोनों हीट सेम है, एच ए सी, इफ एच ए सी बराबर में एच डी सी, तो जो डीसी का करंट होगा वही क्या होगा, आरएमएस ऑफ एसी के बराबर होगा, यानी एवरेज ऑफ, समझ में पते। तो हमने कहा कि एच ए सी की वैल्यू क्या रखी है, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2 इंटू में टी, और हीट डीसी आई है आई डी सी स्क्वायर आर इंटू में टी, आर से आर टी से आर टी सी कैंसिल हो गया, तो आई डी सी की वैल्यू क्या होगी, आई डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू में आई नॉट अपॉन में 2, आई डी सी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2। इसको सॉल्व करोगे तो आई नॉट अपॉन में अंडर रूट 2, ये आई डी सी आ गया, क्या आ गया, और आई डी सी की जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगी, सो आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस ऑफ एसी क्या होगा, आई नॉट अंडर रूट। ये किसकी वैल्यू आ रखी है, डीसी की, ये किसकी वैल्यू आ रखी है, और जो डीसी की वैल्यू होगी वही क्या होगी, कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों केस में सेम हीट निकलनी चाहिए। जैसे पीछे डायग्राम में था ना, आप अगर यहां पर मान लीजिए, चलो सपोज करो यहां पर अगर 70 निकली है और यहां पर निकल जाती 60, तो यहां पे एवरेज कुछ और होता, और यहां पर कुछ, सॉरी एवरेज तो नहीं, यहाँ की हीट कुछ और होती हर टाइम की, लेकिन यहाँ का एवरेज कुछ और होता जो इससे मैच नहीं करता। तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब यहाँ की हीट और यहाँ की हीट, कुल हीट क्या है, बराबर है सेम टाइम में, तभी जो ये करंट होगा जो कि हर सेकंड कितनी हीट दे रहा है 10 जूल, वो इसके एवरेज के यानी 10 जूल पर सेकंड के बराबर आएगा, जब दोनों जगह पे हीट क्या होगी, सेम निकलेगी, और दोनों जगह पे सेम, ये जब ही होता है जब दोनों को सेम टाइम सेम रेजिस्टेंस दिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई आई आर एम एस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और आ रखी है बहुत बार, ठीक है। अब ई आर एम एस दिखाया था मैंने आपको भैया, ई आर एम एस क्या होता है, तो कुछ नहीं है करना इसमें, ई आर एम एस में इसे वी आर एम एस भी कहते हैं। वी आर एम एस क्या होगा, तो ओम्स लॉ लगा दो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहते हैं भैया, वी इक्वल्स टू में आई इंटू में आर, लेकिन आप वी आर एम एस निकाल रहे हो तो यहां पे क्या लिखोगे, आई आर एम एस, है ना। तो वी आर एम एस, आई आर एम एस क्या निकाल रखा है, आई नॉट अपॉन में इंटू में रेजिस्टेंस, तो वी आर एम एस क्या होगा, आई नॉट इंटू में आर अपॉन में रूट 2। तो आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। मैक्सिमम करंट इंटू में रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगा, ये आ गया वी आर एम एस, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो भैया ये मैंने लास्ट क्लास में आपको करा दिया था, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसे ध्यान रखना बेटा। ये जो खेल रहे हो ना तुम, मैंने, हाँ मैं कर दूंगा, टेंशन मतलब, उसको मैं पूरे लिखवाऊंगा बैठा के, वो मेरी गारंटी है, मैं करा दूंगा पहला दूसरा चैप्टर, मैंने उसमें माउंट वालों का सब करा दिया, आए थे उसमें, ठीक है। इसमें उनका रिवीजन भी हो गया और लिखवा भी दिया था, ठीक है। जेल पेन लाना, लेकिन जेल पेन से ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा बॉल पेन सही नहीं रहता, ठीक है। देखिए मुद्दे पे आते हैं और बात करते भैया, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइव कोई एनसीईआरटी, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है इफ आई इक्वल्स टू में, आई आपका दे रखा है tan sin 2 पाई इंटू में टी, ठीक है, ये दे रखा है। क्या निकालना है, फाइंड
एंड आर इक्वल्स में 10 ओम है। जिस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। तो आपका जो आपको निकालना क्या? फाइंड आई आर एम एस, दूसरा ई आर वी आर एम एस, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा टाइम पीरियड। चलो भैया ट्राई करो, आप निकालो। देखिए आपको बता दो इक्वेशन आपकी, इसकी जनरल इक्वेशन होती है आई कोस्ट में आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो आई नॉट की यहाँ पे क्या है? 10 है, और ओमेगा की यहाँ पे क्या है? 2 पाई। क्या है? तो हमें ये पता लग गया, आई नॉट पता लग गया और ओमेगा पता लग गया। तो यहां से फिर ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। 2 पाई के बराबर तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 पाई अपॉन में 2, यानी 1 हर्ट्ज। ठीक है, हमें निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालनी और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी 1 सेकंड आ गया। क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी पता लगी होगी। अब हमें निकालना आई आर एम एस। आई आर एम एस क्या होता है? अभी पीछे निकाला था। आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट अपॉन में अंडर रूट 2। तो ये क्या हुआ? 10 अपॉन में अंडर रूट 2। और रैशनलाइजेशन कर सकते हो तो कर लेना। ये 5 अंडर रूट में 2 आएगा आपका एम्पियर। इतना आई आर एम एस आएगा। और आपको अगर ई आर एम एस निकालना है या वी आर एम एस निकालना है तो ये होता है, या तो वी नॉट अपॉन में अंडर रूट 2 कर लो, या हम कर देंगे वी नॉट, अगर दे रखा हो तो वी नॉट निकालना, नहीं तो आप कर देना आई आर एम एस इंटू में रेजिस्टेंस। तो आई आर एम एस क्या भैया? 5 अंडर रूट में 2, और रेजिस्टेंस क्या सर्किट का? 10 ओम है। तो 50 अंडर रूट में 2 आपका आ गया वी आर एम एस। ठीक है, इतना वोल्ट आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, एसी सर्किट डायग्राम। ठीक है, पहले हम बात करते हैं, उससे पहले सर्किट डायग्राम से पहले सर्किट एलिमेंट। आप जितने भी आपके जो डिवाइस होते हैं जो एसी करंट से चलते हैं, ठीक है, उनका केवल एक ही मोटिव है। सॉरी, उनको चलाने के लिए केवल 3 एलिमेंट का यूज होता है। एक होता है रजिस्टर, दूसरा होता है इंडक्टर, और तीसरा होता है कैपेसिटर। ठीक है, पहले हम इन तीनों सर्किट को इंडिविजुअल पढ़ेंगे, उसके बाद तीनों सर्किट को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं भैया सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट क्या होता है? फंडामेंटल पार्ट ऑफ एसी सर्किट। फंडामेंटल पार्ट ऑफ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एसी सर्किट। और एसी सर्किट के फंडामेंटल पार्ट 3 होते हैं। क्या होता है? पहला रेजिस्टेंस। क्या होता है? ठीक है, या रजिस्टर बोल दो। रजिस्टर, रजिस्टर का सिंबल आप सबको पता होगा, इस तरीके का होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है भैया कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर का सिंबल सब जानते हैं, ये होता है। और तीसरा पार्ट होता है भैया इंडक्टर, जो कि आपके सिलेबस में पहले था लेकिन अब कट गया है, लेकिन ये है। मतलब इंडक्टर पहले पढ़, जैसे हम कैपेसिटेंस पढ़े, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, वैसे ही इंडक्टेंस भी था, इंडक्टर भी था, लेकिन वो हट गया। लेकिन अभी आपको यहाँ पे पढ़ना इंडक्टर मतलब सॉलिनॉइड। क्या है? ठीक है, सॉलिनॉइड। ठीक है भैया, और उसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, और इसको एल से लिखते हैं, क्योंकि सॉलिनॉइड का क्या होता है? इंडक्टेंस होता है। क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। तो ये आपके तीनों एलिमेंट है जिससे आपका सर्किट जो होता है, इस सर्किट काम करता है। हमें पहले सारे सर्किट को इंडिविजुअली पढ़ना, उसके बाद फिर हम तीनों को मर्ज करेंगे और बनाएंगे एक ऐसा सर्किट जो एग्जाम में हर बार आता है, और उसका नाम होता है LCR। ठीक है, LCR पढ़ेंगे उसके बाद। चलो हम बात करते हैं। इफ एसी सर्किट कंसिस्ट विद, या प्योरली इसको कहते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो गया? केवल रेजिस्टेंस है। केवल क्या है?
सबसे पहले क्या बताना है? सर्किट डायग्राम। क्या बनाना है आपको? ध्यान दीजिएगा, भी कोई करेगा नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सर्किट डायग्राम बना दो। कुछ नहीं है सर्किट डायग्राम तो। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपने एसी सप्लाई दे रखी है इसको। ठीक है, बन गया सर्किट डायग्राम। दूसरा आपका अप्लाइड ईएमएफ या पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या अप्लाई कर रखा है आपने? ऑल्टरनेटिंग को अप्लाई कर रखा है, और ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? वी इक्वल्स में वी नॉट साइन ओमेगा। ठीक है। तीसरा आपको यहां पे करना है कैलकुलेशन फॉर करंट। कैलकुलेशन फॉर करंट के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो करंट के लिए कैलकुलेशन क्या होती है? भाई करंट क्या होता है? सबको पता है, पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? तो रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है, पोटेंशियल आपको पता है एसी है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में क्या होगा भैया? आर। इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा? वी नॉट अपॉन में आर साइन ओमेगा टी। हम देख रहे हैं यार, करंट इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या है भैया? किसका डायरेक्टली होगा? यहां पर करंट साइन की, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये? इसको आई नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई नॉट और मैक्सिमम करंट क्या लिखते हैं? ठीक है। तो आई साइन ओमेगा टी का क्या भैया? डायरेक्टली है। तो इफ साइन ओमेगा टी क्या होगा? 1 हो जाए। साइन ओमेगा टी क्या हो जाए? 1 हो जाए। अगर ये साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा तो आपका देन मैक्सिमम करंट क्या आएगा? तो आई की वैल्यू क्या होगी? वी नॉट अपॉन में आर। ये मैक्सिमम करंट होता है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 जो होती है वो मैक्सिमम होती है। देखो, अगर आप यहाँ पे 1 कर दोगे तो आई की वैल्यू क्या होगी? वी नॉट अपॉन में आर के बराबर रहेगी। और वी नॉट अपॉन में आर का मतलब क्या है भैया? मैक्सिमम करंट क्या है। और अगर मैंने कह दिया इफ साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, तो देन आई क्या हो जाएगा आपका? करंट 0 हो जाएगा। ये मिनिमम करंट होता है। ठीक है। तो मैक्सिमम करंट क्या होता है? ये होता है वी नॉट अपॉन में आर। और मैक्सिमम करंट को या तो आप आई मैक्स लिख दो या आई नॉट लिख दो। क्या लिख दो? आई नॉट। ठीक है। ये हो गया आपका कैलकुलेशन फॉर करंट। तो आपको करंट के लिए कैलकुलेशन इसी तरीके से करनी है। फिर आता भी आपका चौथा, वेव डायग्राम। क्या आता है? आपने देखा हमारा ईएमएफ का पोटेंशियल क्या था? वी नॉट साइन ओमेगा टी। एंड हमने जो करंट निकाला वो क्या था? वी नॉट अपॉन में आर साइन ओमेगा टी। ये क्या होता था? मैक्सिमम करंट, यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। मैं देख रहा हूं कि पोटेंशियल के अंदर वेरिएशन किसके हिसाब से हो रही है? साइन के हिसाब से। और करंट के अंदर भी वेरिएशन किसके हिसाब से हो रही है? साइन के हिसाब से। तो भैया ध्यान रखना कि इनका जो वेव डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। क्यों बनाया मैंने ऐसा? क्योंकि आपको बता दूं, जब करंट, देखिए वेव डायग्राम ऐसा बना क्यों है, सबसे सोचने वाली बात यह है कि जब आपका साइन 0 होगा तो आपका यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, साइन 0 जैसी होगा तो आपको पता है करंट भी आपका क्या होगा? 0। ठीक है। यानी करंट और ईएमएफ दोनों एक साथ क्या थे? 0 थे। जैसे साइन की वैल्यू 1 हुई तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। वैसे करंट भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। यानी दोनों एक साथ कहां चले गए? मैक्सिमम पे। ठीक है। जैसे फिर साइन की वैल्यू 0 हुई तो यहां भी 0, तो यहां पर ही पोटेंशियल 0। ये दोनों एक साथ फिर क्या हो गया? 0। यानी दोनों के अंदर वेरिएशन क्या हो रही है? सेम तरीके से आ रही है। इसलिए दोनों का वेव डायग्राम क्या हो रहा है? एक जैसा ही वेरी करेगा। दोनों की वेव एक तरीके से जाएगी। दोनों एक साथ 0 होंगे, दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे, दोनों एक साथ नेगेटिव भी होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, ये इसका मतलब ये कलर जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कलर जो है वो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, यहां पे लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। इसका मतलब करंट और पोटेंशियल दोनों एक साथ क्या होंगे, जीरो होंगे। जीरो, मैक्सिमम एंड नेगेटिव एक साथ होंगे, एक साथ। समझ गया, इस वेव डायग्राम का मतलब ये है। ठीक है, फिर आता भी आपका फेज डिफरेंस। क्या आता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है भैया, दोनों एक साथ। देखिए फेज का मतलब होता है साइन के साथ कितना एंगल लगा हुआ है, तो इसके साथ कितना एंगल है, इसके साथ भी कितना है, तो भैया इनके बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो। फेज डिफरेंस को फाइव से लिखते हैं, और दोनों के बीच में क्या होगा, जीरो, क्योंकि दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं और दोनों से एक साथ क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। दोनों के अंदर वेरिएशन क्या हो रही है, एक तरीके से आ रही है। समझ गया, ये हो गया। फिर आता छठा, फेजर डायग्राम। क्या आता है, फेजर डायग्राम का मीनिंग हो गया भैया कि अगर करंट 90 पे है, करंट का फेज 90 है, तो ईएमएफ का फेज क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल का फेज क्या होगा, 90 होगा। समझ गए, यानी दोनों का फेजर डायग्राम क्या होगा, ऐसे बनेगा। इस तरीके से बनाते फेजर डायग्राम। ये है आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल का एंगल मान लीजिए आपका ओमेगा टी है, तो करंट का एंगल कितना होगा, वह करंट का भी ओमेगा टी होगा। दोनों के अंदर वेरिएशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। करंट भी क्या होगा, तो ये फेजर डायग्राम बन गया। ठीक है, जब पोटेंशियल एक्स एक्सिस पे रहेगा तो करंट भी एक्स पे रहेगा, जब पोटेंशियल वाई पे आएगा तो करंट भी क्या होगा, क्योंकि फेज सेम है दोनों का। लास्ट है आपका मैक्सिमम करंट। इसमें मैक्सिमम, हाँ सॉरी, अपोजिशन इन करंट, अपोजिशन इन करंट। अपोजिशन इन करंट क्या होता है भैया, तो फॉर्मूला ध्यान रखना अपोजिशन का, हर जगह पे अप्लाई होता है फॉर्मूला। अपोजिशन इन करंट होता है आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम पोटेंशियल डिवाइड बाय मैक्सिमम करंट। अच्छा, मैक्सिमम पोटेंशियल कितना था, वी नॉट था, क्या था, और मैक्सिमम करंट क्या निकाला था मैंने, वी नॉट अपॉन में, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, क्या हुआ, आर। यानी रजिस्टिव सर्किट में जो अपोजिशन होती है करंट के लिए क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस के बराबर। सो पोजीशन इन करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इक्वल्स टू क्या होती है, आर। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो अपोजिशन होगी किसके बराबर होगी, आर के बराबर। ठीक है भैया, तो ये आपका रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, फिर आते भैया एक और कर लेते हैं। ठीक है, नाम है उसका कैपेसिटिव सर्किट। हमें तीनों ही करना है इंडिविजुअली, लेकिन अभी एक और करा दे रहा हूं मैं, कैपेसिटिव सर्किट। दूसरा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले क्या था हमारा, सर्किट डायग्राम। कैसे बनेगा सर्किट डायग्राम, तो ले लो एक कैपेसिटर, अप्लाई कर दो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, फिर है आपका दूसरा अप्लाइड पोटेंशियल, कितना होगा, V इक्वल्स में वी नॉट साइन ओमेगा। तीसरे नंबर पे मैंने क्या किया था, करंट।
करंट ही था ना, कैलकुलेशन फॉर करंट। कैलकुलेशन फॉर करंट, देखिए भैया यहां पर थोड़ी सी करंट की कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। वहां पर करंट क्या था, पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस था, पोटेंशियल अपॉन में, यहां पर करंट जो होगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर करंट जो होगा वो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर, ये कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा वो किसकी वजह से होगा, जो करंट आ रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है करंट कैसा है, वेरिएबल है, यानी हर इंस्टेंट पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो मैंने कहा भैया एट एनी इंस्टेंट, ये ध्यान रखना यहां पर, किसी भी इंस्टेंट पर जो करंट होगा वो क्या होगा, डी क्यू अपॉन में डी टी के बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस करंट ये होता है। अच्छा क्यू क्या होगा यहां पर, सी इंटू में वी, सी इंटू में वी, तो हमने यहां ले लिया आई इक्वल्स टू में सी वी डी टी। सी कॉन्स्टेंट है कैपेसिटेंस, ये रहा कैपेसिटेंस, सी बाहर आएगा, वी वेरिएबल है, वी क्या है पता ना आपको, पोटेंशियल वेरिएबल है यहाँ पे, डी टी, ये किसके बराबर, वी नॉट, वी नॉट क्या होगा, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है, साइन का क्या होता है कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा, ये ध्यान रखना माइनस कॉस आया है, ठीक है। अच्छा यहां पर टी है, यहां पर क्या है ओमेगा टी है, तो भैया यहां पर क्या करना है भैया, प्लस कॉस आएगा, प्लस कॉस, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और आप देख रहे हो एक चीज और, कि यहां पर टी है और यहां पर ओमेगा टी है, तो चेन रूल कहता है भैया कि जो फालतू है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा, तो ये आएगा आई इक्वल्स टू में सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हम देख रहे हैं यहां पर जो करंट आ रहा है वो पोटेंशियल के साथ क्या लगा है साइन, यहां पे करंट के साथ क्या लगा है कॉस, यानी यहां पर दोनों के अंदर वेरिएशन एक साथ नहीं होने वाली है, क्योंकि जब साइन जीरो होता है तो कॉस मैक्सिमम होता है, अगर आपको याद होगा, और जब कॉस मैक्सिमम होगा तो साइन जीरो हो जाएगा, यानी यहां पर अलग अलग चलेंगे दोनों, दोनों का रास्ता क्या होगा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। अब यहां पे मैं कहता हूं इफ कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू में वन, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होती है, तो करंट क्या हो जाएगा सी ओमेगा वी नॉट, जो कि क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्या होगा, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू सी ओमेगा वी नॉट, सी ओमेगा वी नॉट। और अगर मैंने कह दिया इफ सी कॉस ओमेगा टी इक्वल्स में जीरो हो जाए, तो करंट भी क्या हो जाएगा जीरो, मिनिमम करंट है, तो मैक्सिमम करंट ध्यान रखना सी ओमेगा टी वी नॉट होगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या करा था मैंने, वेव डायग्राम, वेव डायग्राम, ईएमएफ के साथ मेरा कौन सा वेव डायग्राम बनेगा, साइन का, और करंट के साथ किसका बनेगा, और ये ध्यान रखना जब साइन मैक्सिमम जीरो होगा तो कॉस मैक्सिमम, जब कॉस मैक्सिमम तो साइन जीरो, ठीक है, और उल्टा वो सेम बोल दिया मैंने। फिर क्या, ये किसका है साइन, यानी पोटेंशियल का, ईएमएफ का, और करंट का बनाते हैं, तो ये जीरो है तो क्या होगा मैक्सिमम, और जब ये मैक्सिमम तो ये क्या होगा जीरो, जब ये जीरो होगा तो ये क्या होगा मैक्सिमम, और जब ये मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा जीरो, जब ये जीरो होगा तो ये क्या होगा मैक्सिमम, इस तरीके से वेरिएशन है, ठीक है। तो भैया ये यहाँ पे जो ये गुलाबी कलर है वो किसके लिए है, करंट के लिए, और जो ये सफेद कलर है वो किसके लिए है, पोटेंशियल के लिए, समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर क्या निकालना मैंने, है फेजर डायग्राम। अच्छा हाँ यहाँ पे एक चीज स्टेटमेंट लिखनी है मेरे को, कि इसका मतलब ये है ये है कि
जब करंट मैक्सिमम रहेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, एंड ठीक है। और जब करंट जीरो हो जाएगा पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, फेज डिफरेंस क्या था, आप बताओ फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय टू का। कैसे पाई बाय टू, चलो सोचो जरा, जिसको पाई बाय टू का नहीं पता लगा मैं बता देता हूं। मान लीजिए अभी तो मैं जीरो टाइम पर मैंने देखा ईएमएफ आपका जीरो था, यानी पोटेंशियल आपका जीरो था, और करंट क्या था भैया, मैक्सिमम था। 90 डिग्री और आगे चले जाओ, तो 90 डिग्री जैसे ही आओगे तो साइन क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, और कॉस क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इनके बीच में जब साइन की वैल्यू 0 डिग्री है, जब साइन 90 डिग्री हो रहा है। अच्छा एक बात और सुन लो, वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि जब ग्राफ आपको कराया जाता है तो जब जब साइन और कॉस के बीच की बात हो जाती है, तो जो साइन होता है ना कॉस से 90 डिग्री पीछे चलता है, प्लस साइन प्लस कॉस से 90 डिग्री पीछे होता है, समझ गए। लेकिन माइनस साइन आपको शायद मैंने 11th क्लास में बताया भी था मैंने, जो साइन होता है साइन थीटा, वो कॉस थीटा से 90 डिग्री पीछे चलता है। साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा से कितना पीछे चलेगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा से कितना पीछे चलेगा। खैर अभी आप काम ज्यादा कंफ्यूज हो गए बेकार में, बस इतना ध्यान रखना, साइन जब मैक्सिमम होगा, सॉरी कॉस मैक्सिमम होगा तो साइन क्या होगा, जीरो होगा। इन दोनों के बीच में फेस क्या है। अब चलो एक बात दिमाग लगाओ, साइन की जो वैल्यू होती है वो वन कब होती है, 90 डिग्री पे, और कॉस की वैल्यू कितनी होती है, यही एक वैल्यू जो होती है किस पे होती है, 0 डिग्री पे। तो दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना आ रहा है, यही है फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या हो गया, 90 डिग्री या और पाई बाय टू। अच्छा आगे कौन चल रहा है, करंट या ईएमएफ, करंट जो मैक्सिमम होगा, जीरो टाइम पर जो मैक्सिमम होगा आगे चल रहा होगा, तो इस केस में करंट लीड्स द पोटेंशियल बाय पाई बाय टू से लीड कर रहा है वो, ठीक है। फिर आते भी हम क्या है अगला, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कुछ नहीं है, मैंने इसको बना दिया पोटेंशियल, पोटेंशियल का एंगल क्या था, ओमेगा टी। तो करंट कहां होना चाहिए, इससे 90 डिग्री आगे, तो यहां बना दो करंट। अगर पोटेंशियल का एंगल ओमेगा टी है तो करंट क्या होगा, उससे 90 डिग्री और ज्यादा एंगल कैरी करेगा रखेगा, ठीक है। तो ये जाएगा फेजर डायग्राम। फिर अगला क्या है, क्या है अपोजिशन करंट, इन करंट क्या होगी भैया, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन में मैक्सिमम, मैक्सिमम वोल्टेज क्या था, वी नोट था, और मैक्सिमम करंट था, अगर आपको याद होगा वी नोट सी ओमेगा आया था। अब देखिए बहुत खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, वी नोट से वी नोट कैंसिल हो गया, तो वन बाय में क्या आ गया, सी ओमेगा आ गया, क्या आ गया, इसका क्या नाम होता है, उसका तो आर आ गया था, रेजिस्टेंस क्या दिया, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भैया एक्स सी, इसको क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या होता है, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी से लिखते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी, करंट को रोक रहा है तो भैया एसआई यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी, इसकी भी एसआई यूनिट, जो करंट को रोके वो उसकी एसआई यूनिट। अच्छा बिहेवियर एसी के साथ देखते हैं, इसका बिहेवियर, इस एक्सी का बिहेवियर देख रहा हूं तो हम देखते हैं भी एक्सी जो है वो ओमेगा के इनवर्सली है, ओमेगा के क्या है, इनवर्सली है। तो एसी की बात करूं तो एसी का ओमेगा काफी ज्यादा होता है, सो
एक्सी क्या आएगा, स्मॉल आएगा। इट अलाउ एसी। अब समझिए इस चीज को, मैंने कहा भैया अगर मैं एसी करंट की बात करूं तो एसी का ओमेगा काफी ज्यादा होता है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। जब एसी का ओमेगा ज्यादा आएगा, तो अगर एसी का ओमेगा ज्यादा है तो उसका अपोजिशन क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर अपोजिशन कम रहेगा तो वो करंट को रोकेगा नहीं, वो कहेगा तू निकल जाता है, फटाफट फ्लो कर। आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें कैपेसिटर के साथ आप बैटरी जोड़ते थे, एसी करंट जोड़ते थे। चार्ज अगर कैपेसिटर के अंदर स्टोर करना था तो आप क्या जोड़ते थे, एसी या बैटरी। बैटरी क्यों जोड़ते थे, सुनिए पहले। बैटरी की बात करूं तो बैटरी होता है डीसी, क्या होता है, और डीसी का ओमेगा क्या होता है, जीरो। अब जो सीधा चलता है वो कोई ऑसिलेट नहीं करता, उसका ओमेगा क्या होगा, जीरो। तो आपका एक्सी क्या होगा, टू लार्ज, सो इट ब्लॉक डीसी। तो आप किसका यूज करते हैं पहले सेकंड चैप्टर में, कैपेसिटर के साथ, क्योंकि आपको कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करना था, और चार्ज स्टोर करना था इसलिए आप डीसी का इस्तेमाल करते थे। और चार्ज जब भी स्टोर हो सकता है जब करंट तो जाए लेकिन वो बाहर निकल ना पाए, यानी करंट है क्या, द फ्लो ऑफ चार्ज। करंट तो जा रहा है उसके अंदर लेकिन निकल नहीं पा रहा, क्यों भैया, क्योंकि भैया आपको बता दूं कि डीसी करंट जब हम यूज करते हैं, बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, तो डीसी का ओमेगा क्या होता है, जीरो होता है। जैसे ही वो कैपेसिटर के अंदर जाता है तो कैपेसिटर उसके लिए क्या करता है, इतनी तगड़ी अपोजिशन क्रिएट कर देता है कि वो उसके अंदर ही रहता है, बाहर निकल नहीं पाता, और उसके अंदर क्या होता है, चार्ज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन हम एसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि एसी का ओमेगा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अपोजिशन क्या होगी, कैपेसिटर की बहुत कम होगी, वो उसको स्टोर ही नहीं कर सकता। अब जब अपोजिशन नहीं स्टोर नहीं कर सकता, बाहर निकल जाएगा सारा एसी करंट, समझ गया। इसीलिए इसका ध्यान रखना कि डीसी करंट को इसलिए स्टोर कर पाता क्योंकि डीसी का ओमेगा होता ही नहीं है, तो उसका अपोजिशन क्या होगा, डीसी के लिए बहुत ज्यादा होगा, सारे डीसी को स्टोर कर लेगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। एसी को वो चार्ज, एसी पे चार्ज नहीं हो सकता कैपेसिटर, ठीक है। आप देखते हो कंडेंसर, कंडेंसर अभी निकालोगे ना, छोड़ो, शॉर्ट करेगा, वो जो स्टोर हुआ है ना उसके अंदर, वो एसी नहीं है, वो क्या है, डीसी है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो एसी सप्लाई आती है, घर में सप्लाई आती है ना, उसके अंदर थोड़ा बहुत डीसी अमाउंट भी होता है। वो डीसी अमाउंट हमारे पंखे को क्या करता है, डैमेज कर सकता है। तो उसको रोकने के लिए, ताकि वो डीसी पंखे को जाकर डैमेज ना करे, ठीक है, उसको रोकने के लिए हम क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर उस डीसी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या निकाल देता है, आप समझ गए। तो इस तरीके से आपका ये हुआ। अब आपका जो एक सर्किट है जिसे हम कहते हैं भैया इंडक्टिव सर्किट, वो अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है भैया। ये आपके दोनों सर्किट हो गए, ठीक है, तो आप तीनों सर्किट, टाइम ज्यादा हो गया क्या, थोड़ा चले जाओ टाइम।